स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में, जिसमें हम सीट और रीटेट से संबंधित उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो बार बार इन परीक्षाओं में पूछे जाते रहेंगे। ये क्वेश्चनों की जो संख्या है वो 15 रहेगी। तो वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा, आपको पेशेंस के साथ इसको पूरा देखना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो बार बार सीटेट और रीट की परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है कि किस परीक्षा में पूछे गए हैं। तो भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन और भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है मतलब गलत, जो बिल्कुल सत्य नहीं है, गलत शब्द जो कथन को पूछा है हमसे। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। तो भाषा अधिगम में हम अनुवाद का सहारा लेते हैं, क्योंकि L2 जब हम सीखते हैं तो उसका भाषा अधिगम होता है। और जब आपने इंग्लिश सीखी होगी तो उसमें भाषा अधिगम मतलब इसको ट्रांसलेट करके भी सीखा होगा। तो ये बिल्कुल ठीक है कि हमने भाषा अधिगम का सहारा इसमें लिया जाता है। तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और साथियों आप सभी के लिए हमने यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन भी दिया है। आप इस तुलनात्मक अध्ययन को करते जाएंगे साथ साथ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन हमने दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। नोम चोम्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है जो उसके मस्तिष्क में एक अमूर्त उपकरण की तरह कार्य करती है। इसे क्या कहा जाता है। तो जब भी नोम चोम्स्की की बात आएगी आपको दो चार बातें याद रखनी है कि जन्मजात क्षमता होती है बच्चे में, कि बच्चे में भाषा सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है, इन्नेट पावर होती है। तो इन्नेट पावर होती है। और दूसरा, उनके दिमाग में एक हाइपोथेटिकल जो उपकरण होता है जिसे LAD कहा गया है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और ये यूनिवर्सल ग्रामर को फॉलो करता है, मतलब बच्चे को किसी भी परिस्थितियों में छोड़ दे, किसी भी भाषाई परिस्थिति में छोड़ दे, वो उसी भाषा को सीख जाता है। तो यहाँ पर LAD के बारे में पूछा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, तो हमारा C ऑप्शन ठीक रहेगा। तो C के साथ चलते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नोम चोम्स्की की और BF स्किनर जो व्यवहारवादी हैं, उनकी तुलनात्मक अध्ययन आपने पढ़ना है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर पूछ सकता है। और जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, रचनात्मक उपमा, जो यहाँ पर बहुत ही क्रिएटिव तरीके से इसको समझाया गया है और आप इसको याद रखेंगे तो आपके दिमाग में स्थायी बातें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सभी के सामने। लेव वायगुत्स्की के अनुसार बच्चे का भाषा का विकास किस माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से होता है। तो लेव वायगुत्स्की के सामने जो सिद्धांत दिया है वो सोशियो कल्चर थ्योरी दी है। सोशियो कल्चर थ्योरी में उन्होंने बताया कि समाज के इंटरेक्शन के साथ बच्चा भाषा सीखता है। तो यहाँ पर सामाजिक अंत्यक्रिया जो है वो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। थोड़ी स्पीड हमारी बहुत तेज़ रहेगी आज, क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी करना है इस सेशन को। भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा, डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा हम बच्चे की जो कमियां हैं कि लर्निंग गैप्स, हमने जो बातें सिखाई थी वो बच्चा क्यों नहीं सीख पाया, उनकी जांच करते हैं, लर्निंग गैप्स की जांच करते हैं। और जब लर्निंग गैप्स हमें पता चल जाता है तो हम रिमेडियल टीचिंग करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। तो ये जो चूंकि बात यहाँ डायग्नोस्टिक टेस्ट की पूछी है, तो हमारे जो लर्निंग गैप्स हैं वो वाला ऑप्शन कौन सा देखते हैं हम। तो बच्चे की भाषाई सीख में रह गई कमियां, रिक्तियों को पहचानना, ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन के साथ चलते हैं। और इसका जो निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण की जो तुलनात्मक अध्ययन है वो आपको याद रखना है। और याद रखने की जो ट्रिक बताइए, निदान क्यों सीखने में कमी रहेगी और उपचार कैसे कमी को दूर किया जाए, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। क्वेश्चन सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे बार बार परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन में पोर्टफोलियो को सबसे प्रभावी उपकरण क्यों माना जाता है। तो जो पोर्टफोलियो होता है वो एक हम फाइल के रूप में तैयार करते हैं स्कूल में, और उस फाइल में बच्चे की जितने भी शैक्षणिक और शैक्षणिक जो उपलब्धियां हैं उनको सजो के रखते हैं। तो ये बच्चे का जो क्रमिक प्रगति है, प्रोग्रेसिव ग्रोथ, उसका आकलन करता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है और सारे ऑप्शन सारे नेगेटिव हैं, तो इनकी तरफ नहीं चलना, हमें ए ऑप्शन की तरफ चलते हुए आगे बढ़ना है। पांचवा क्वेश्चन कर चुके हैं हम साथियों, और यहाँ पर पारंपरिक लिखित परीक्षा और पोर्टफोलियो का तुलनात्मक अध्ययन दे रखा, आप इसको भी पढ़ते हुए आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो मूल उद्देश्य वो होता है कि बच्चे को किस तरीके से अपना संप्रेषण, अपनी बात समाज के सामने रखनी है, एक दूसरे से वार्तालाप करना, ये मूल उद्देश्य होता है। तो कठिन शब्दों के अर्थ
शब्दकोश से देखना निगेटिव है। व्याकरण के कंठस्थ याद करना, रोट लर्निंग तो बिल्कुल नेगेटिव होता है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी उपयोग, तो कॉन्टेक्चुअल जो अप्लाई जो है भाषा का, वो पॉजिटिव हमारा, और इसी के साथ हम चलेंगे। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और साथियों, यहाँ पर आपके लिए उचित और अनुचित क्या क्या बातें, ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, आप इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि जब आपके सामने संकुचित रटना, कंठस्थीकरण, मानक भाषा पर जोर, स्टैंडर्डाइजेशन इसकी बात करते हैं, ये नेगेटिव है। ये जब आएंगे तो उस ऑप्शन को हमें सेलेक्ट नहीं करना है। और अर्थ निर्माण, सृजनात्मकता, संदर्भ के अनुसार अभिव्यक्ति, बाल केंद्रित, वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ, ये सारे पॉजिटिव हैं। आपको जब ये मिलेंगे तो आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप सभी के सामने, एक बहुभाषिक कक्षा मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में बच्चों की गृह भाषा होम लैंग्वेज को, तो जो बच्चों की गृह भाषा जो है वो, चाहे वो कक्षा मल्टी लैंग्वेज जो हो या मोनोलैंग्वेज हो, आपको जो उनकी जो होम लैंग्वेज है उसको एज ए एसेट मतलब उसको हमें एक रिसोर्स के रूप में देखना है, एक संसाधन के रूप में उसको सम्मान करना है। बच्चे अलग अलग भाषा बोल रहे हैं तो सभी का हमें सम्मान करना है। तो ये ऑप्शन है, एक संसाधन के रूप में सम्मान दिया जाना चाहिए। हम अनदेखा नहीं कर सकते, हर बच्चे की भाषा को कक्षा में बोलने पर दंडित नहीं कर सकते, भाषा सीखने में एक बड़ी बाधा नहीं मान सकते। तो ये ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर जो पुरानी धारणा और आधुनिक शैक्षणिक दृष्टिकोण, इन दोनों को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे साथियों। और इनको पढ़ोगे तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछे आप उसको आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सीटेट जुलाई 2019 और सीटेट 2014 में पूछा गया है, भाषा कौशल लैंग्वेज स्किल के संदर्भ में कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है। तो लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो 4 है, LSRW, इससे आप याद कर सकते हो। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये 4 ये इसी क्रम में होती है, लेकिन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है और इंटीग्रेटेड होती है। इंटीग्रेटेड मतलब एक दूसरे पर निर्भर होती है। चारों भाषा कौशल पूर्णतः अलग और स्वतंत्र रूप से सीखे जाते हैं, नहीं। जब आप पढ़ना सिखाओगे तो लिखना भी सिखाओगे, और जब आप उसको लिखना सिखा रहे हो तो वो सुनना अपने आप सीख रहा है। भाषा कौशल एक निश्चित क्रम में होता नहीं है। अगर आपसे क्रम पूछा जाए तो ये क्रम होता है, लेकिन कोई कहे कि ये निश्चित क्रम है, नहीं, ये बिल्कुल निश्चित क्रम नहीं है। सभी एक दूसरे से डिपेंड है एक दूसरे पर। केवल लिखना और पढ़ना ही प्राथमिक कौशल है, सुनना बोलना गौण, ये भी गलत है। सभी कौशल संबंधित इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ चलते हैं डी ऑप्शन के साथ। और जो आपका तुलनात्मक अध्ययन है, रिसेप्टिव स्किल्स और प्रोडक्टिव स्किल्स, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। रिसेप्टिव स्किल कौन सी है और प्रोडक्टिव स्किल कौन सी है। तो सुनना और पढ़ना ये रिसेप्टिव स्किल्स है, और बोलना और लिखना ये प्रोडक्टिव स्किल्स है, जिनसे हम अपने विचार व्यक्त करते हैं और इनसे विचार ग्रहण करते हैं। तो साथ ही बहुत अच्छी जानकारी आप सभी को मिल रही है यहाँ पर। तुलनात्मक अध्ययन भी मिल रहा है और क्वेश्चन भी वो हैं जो सीटेट में और रीट में पूछे जाते रहें। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने, रीडिंग में सबसे कम महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो पढ़ते समय प्राथमिक स्तर पर, मतलब कक्षा 1 से 5 तक पढ़ते समय रीडिंग स्किल में सबसे कम महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। अनुमान लगाना, अनुमान लगा के हम पढ़ते हैं। अक्षरों और वर्णों की केवल पहचान करना, तो केवल पहचान करना, डिकोडिंग देखते हैं ये। संदर्भ के अनुसार, ये पॉजिटिव, ये तो होना चाहिए। संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना, पढ़ने का उद्देश्य भी होना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन बी के साथ चलते हुए हम जो तुलनात्मक विश्लेषण है, यांत्रिक पठन और सार्थक पठन। यांत्रिक पठन में केवल अक्षरों को देखकर बोलना सीखता है बच्चा, और सार्थक पठन में अंतर्निहित भाव और संदेश को समझता है। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि का मतलब है भाषा को उसी भाषा में पढ़ाना। जैसे इंग्लिश को आपको सिर्फ इंग्लिश बोलते हुए पढ़ाना है, तो ये होगी प्रत्यक्ष विधि की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या होगी, इसमें बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए सीधे द्वितीय भाषा सिखाई जाती है। ठीक है, हम दूसरी मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए नहीं रहे यहाँ पर। इसमें मातृभाषा को मध्यस्थ बनाया जाता है, नहीं, डायरेक्ट इंग्लिश सिखाएंगे हम। ये पूरी तरीके से व्याकरण के नियमों को रटने पर आधारित है, नहीं। इसमें केवल गद्य खंडों का अनुवाद अनिवार्य है, बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन जिसमें बताया गया है कि इसमें मातृभाषा को हम मीडिएटर नहीं बनाएंगे,
तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और इसके रचनात्मक तुलनात्मक विश्लेषण दे रखा है प्रत्यक्ष विधि का, तो आप साथियों इसको देख सकते हो। 11 सवाल है हम सभी के सामने। उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6 से 8 तक। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बाल साहित्य चिल्ड्रन लिटरेचर का समावेश क्यों जरूरी है? तो बाल साहित्य पढ़ाते समय बच्चे क्या सीखते हैं, ये पूछा गया है। ये बच्चों को नैतिक शिक्षा देने का एकमात्र नहीं है। हाँ, एक साधन हो सकता है, लेकिन एकमात्र और भी हम तरीके से भी बच्चे में जो सिविक सेंस है उसको डेवलप करते हैं। इससे शिक्षकों का कार्यभार कम होता है। निगेटिव सभी, ये केवल परीक्षा में अंक प्राप्त करने में सहायक नहीं, यह भाषा के विभिन्न रूपों, राइम्स, जेनर्स और छटाओं में परिचित करता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ बढ़ते हैं आगे साथियों। कक्षा में प्रिंट समृद्ध का मतलब है कि एक कक्षा है जिसमें चारों तरफ चार्ट वगैरह लगे हुए हैं, प्रिंटिंग भी की हुई है, शिक्षण से संबंधित प्रिंटिंग होनी चाहिए वो भी, ठीक है। तो प्रिंट समृद्ध वातावरण होगा। कक्षा की दीवारों पर रंगीन चित्र और सुंदर पेंटिंग करना। अभी रंगीन चित्र किसके हैं और सुंदर पेंटिंग किसकी है ये नहीं बताइए यहाँ पर। साइन बोर्ड, बाल कविताएं, कहानियाँ और बच्चों के कार्यों का दीवारों पर प्रदर्शन होना, ये बिल्कुल ठीक है ऑप्शन। और कक्षा में बैठने के लिए रंग बिरंगे फर्नीचर, ये प्रिंट समृद्ध नहीं है। कक्षा में बड़ी संख्या में मुद्रित पाठ्य पुस्तकों को अलमारी में रखने से कुछ नहीं होता भैया। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है हमारा। बी ऑप्शन के साथ चलते हैं। और यहाँ पर बताया गया प्रिंट रिच एनवायरनमेंट का अर्थ ऐसा वातावरण है जहाँ भाषा बच्चों को लगातार दिखाई दे और वे उसे अनजाने में भी आत्मसात एब्जॉर्ब करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सभी के सामने। एक शिक्षिका बच्चों के लेखन कार्य का आकलन करते समय उनकी वर्तनी स्पेलिंग्स की अशुद्धियों को कठोरता से लेने के बजाय उनके विचारों को प्राथमिकता देती है। यह भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत का पालन कर रही है? तो अगर अशुद्धियों को कठोरता से नहीं लिया जा रहा तो देखते हैं कौन सा है कठोरता से नहीं लिया जा रहा है। संरचनात्मक जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है उसमें स्ट्रक्चर्स पर जोर दिया जाता है। व्यवहारवादी रटने पर जोर देते हैं। संप्रेषणात्मक या अर्थवादी, जब ये अर्थ पे जो मीनिंग पे जोर दिया जा रहा है इसमें, तो ये अप्रोच जो है वो इससे संबंधित है कि अशुद्धियों को नकारते हुए आप सिर्फ मीनिंग पे जोर दो। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। व्याकरणिक शुद्धता का सिद्धांत ये इससे संबंधित नहीं है। सृजनात्मक लेखन में बच्चों के मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति ओरल एक्सप्रेशन के विकास में सबसे कम प्रभावी गतिविधि कौन सी है? शिक्षिका द्वारा बोली गई कहानी का शब्द से दोहराना। ओरल एक्सप्रेशन के बारे में पूछा है यहाँ पर। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी गतिविधि कौन सी है? शिक्षिका द्वारा बोली गई कहानी को शब्द से दोहराना। कहानी को अपनी भाषा में दोबारा सुनना, नहीं। तो ये सारे ऑप्शन नेगेटिव लग रहे हैं। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और ये ऑप्शन के साथ चलते हैं। और साथियों लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। भाषा की पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो पाठ्य पुस्तक के संबंध में एकमात्र शिक्षण का अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये गलत है। प्राथमिक स्तर पाठ्य में कोई आवश्यकता होती है भी। पाठ्य पुस्तक के लिए व्याकरणिक नियमों का संग्रह होना चाहिए, ये भी नहीं। पाठ्य भाषा के महत्वपूर्ण टूल और शब्द नहीं। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हम वीडियो की समापन करते हैं। थैंक यू आप सभी।